जी, ये मैंने वैसे ऊपर नाम लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता हो कि आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ने क्या लगे हैं। ठीक है, इमेजेस कैसे लगाते हैं उसके लिए IMG का टैग है। एंकर्स कैसे लगाते हैं उसके लिए Ahref का टैग है, जो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं सब बता रहा हूँ। और इसी तरह जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करें तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन है आपके पास, है ना, जिसमें नंबरिंग करके लाइनों को लिख रहे होते हैं, तो वो नंबरिंग होती है। और जब सिंबल्स लगा रहे होते हैं तो वो बुलेट्स होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड लिस्टिंग, टेक्स्ट लिस्टिंग। ये हमने करना है। अभी फ़िलहाल मैंने इन 3 चीज़ों को फोकस किया आपके लिए। सो एक नोटपैड की फ़ाइल खोलता हूँ, चाहे नोटपैड खोलें चाहे नोटपैड++ खोलें, ठीक है, जो भी आपने खोलना है। सो अब मैं एक नई फाइल बनाने लगा हूँ। सबको पता है ना, ऐसे ही बनाते हैं। अब जो चीज़ मैं पहले समझा चुका हूँ वो दोबारा नहीं बोलूँगा, ताकि टाइम हमारा सेव हो। ये मैंने एक मेन HTML का ब्लॉक बना लिया, ऐसे ही बनाते हैं ना। ये थोड़ी सी स्क्रीन आएगी और जाएगी, जब मैं इसको टच करता हूँ ना तो ये तार हिल जाती है, मेरा ख्याल है। कोई बात नहीं, वो मैं जब इसको रिलीज़ करता हूँ तो वापस आ जाता है जी। अब इसके बाद अगला पोर्शन हेड का था। फिलहाल मैं कह रहा हूँ अभी मैं जो आपको पढ़ाने लगा हूँ उसमें मैंने हेड के नाम की कोई चीज़ नहीं कोई काम नहीं करना मैंने हेड का, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ गई है? यानी कि मैं इस वक्त जो एग्जांपल आपको कराने लगा हूँ उसमें मैंने हेड से रेलिवेंट कोई काम नहीं करना, तो मैं कह रहा हूँ नहीं लिखता, कोई बात नहीं। मतलब हेड का पोर्शन अगर नहीं भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। हेड का पोर्शन कब लिखेंगे? जब हेड वाली चीज़ें लिखनी होंगी। जब लिखनी होंगी तो उसको डिक्लेयर कर देंगे, जब नहीं लिखनी तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, जैसे अभी मैं इस सूरत में इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ क्या दी है हमारे पास? बॉडी। एक और बात अंडरस्टूड है क्या, कि जब बॉडी स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है? हेड ही है। समझ आ गई बात की? यानी आपने जब बॉडी का टैग लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बात अंडरस्टूड है क्या, कि इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? वो हेड ही है। इसलिए कि पहले हेड आता है फिर बॉडी आती है। जब आपने बॉडी शुरू की तो हमें ये समझ आना चाहिए कि भाई इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हेड है। जब भी हमें कोई हेड डिक्लेयर करना होगा तो हम बॉडी से ऊपर करेंगे, यानी हेड वाला कोई भी काम बॉडी में नहीं लिखना आपने, ठीक है, बॉडी वाले पार्ट में नहीं करना। तो अभी हम सिर्फ मैं इस वक्त एक काम करने जा रहा हूँ ताकि जब हम एसईओ कर रहे हो, एसईओ में इमेजेस भी, जिस तरह मैंने कहा था ना हेडिंग स्टाइल बहुत रोल है उसका, इसी तरह इमेजेस का भी बहुत रोल है। आपकी एसईओ के अंदर इमेजेस का भी बहुत रोल है, क्योंकि इमेजेस को भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बार बार इमेज के टैग के ऊपर जाना पड़ेगा और इमेजेस को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम मुख्तसर सा ये भी देखेंगे कि इमेज की ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, क्या मुराद है इमेज ऑप्टिमाइजेशन से। पहले हम टैग को देखते हैं जी। मैंने लिखा IMG, यानी इसका मतलब क्या हुआ? तस्वीर लगाने के लिए, इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग है? IMG, ठीक है ना। IMG स्टैंड फॉर इमेज। आगे मैं लिख रहा हूं SRC स्टैंड फॉर सोर्स, ठीक है ना। SRC स्टैंड फॉर सोर्स, यानी कि सोर्स का क्या मतलब हुआ कि भाई इमेज लगाना चाह रहे हो, फाइल कहाँ पे है, तो SRC में हम क्या बताएंगे? वो वाली फाइल बताएंगे जो हम इमेज के तौर पर सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने कहाँ पे लिखना है? मैंने डबल कोटेशन लगा दिए। आपने जब भी इमेज की फाइल का रेफरेंस देना है तो आपने किस तरह देना है? डबल कोटेशन मार्क में। अब इमेज बनाने के लिए हमें कौन सी चाहिए इमेज? या PNG चाहिए, या JPG चाहिए, या GIF चाहिए, या TIFF चाहिए? ये सब क्या है? इमेज फॉर्मेट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेट है जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मैंने उनके नाम ले दिए आपको, ठीक है। अब हमने इनकी थ्योरी नहीं पढ़नी कि भाई ये PNG क्या होता है। मैंने कहा इमेज फॉर्मेट क्या है? या तो PNG, या JPG, या GIF। ज़्यादातर आप इन पे काम करोगे। यानी अगर मैं आपसे कहूँगा फोटोशॉप खोले, कुछ बनाए और उसकी PNG बनाए, तो आप क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे, सेव एज में टाइप चेंज करके PNG कर देंगे तो PNG बन गई। सेव एज टाइप में जाएंगे, JPEG कर देंगे तो JPG बन जाएगी। इसी तरह GIF कर देंगे तो GIF बन जाएगी। मतलब कोई मुश्किल साइंस इसकी नहीं है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ज़रा पहले इस फाइल को सेव कर ले। फाइल सेव एज, आपके लेसन में चले जाते हैं, DM कैंट में जाते हैं और यहाँ पर होगी 5 to 6। आज क्या डेट है? 3। नीचे से चेंज करना चाहिए मुझे।
बोले जी इस फाइल का ही मैंने क्या नाम रख दिया, इमेज टैग प्रैक्टिस, ठीक है, .html। ऐसी फाइल का नाम रखते हैं, सबको आता है ना ये, तो ऐसा तो कोई नहीं जिसको ये ना पता हो जो मैंने किया है, सबके साथ हमने पहले लेसन में। अब पता लग गया कि जब भी आपने HTML फाइल बनानी है इस तरह बनानी है। अभी तो हम एक वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर आप कहते हो या मैं खुद ही बना लेता हूँ अपनी एक वेबसाइट, यानी कि मुझे इतनी HTML आ गया कि पेज ही बनाना है ना एक आपने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते हो, इसी तरह हम कहते हैं भाई एक नोटपैड में आकर एक काम कर लेते हैं, खुद से अपना ही हेड डिफाइन करते हैं, अपनी बॉडी बनाकर एक पेज डिफाइन कर लेते हैं, उसमें तस्वीरें लिख लेते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ये सारे काम कर लेते हैं। ओके, एंटर कर दूं, मतलब सेव करने का क्या तरीका है, फाइल नेम .html, नीचे से क्या करना है उसको, ऑल फाइल्स। इसलिए कि अगर नीचे से ऑल फाइल नहीं करेंगे तो कैसी फाइल बनेगी हमारे पास, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल बनेगी वो, ठीक है, जबकि हम टेक्स्ट फाइल नहीं बना रहे, हम नोटपैड में जाकर HTML फाइल बना रहे हैं, इसलिए हम नीचे से टाइप को चेंज करते हैं। लेकिन आप नोटपैड ++ यूज कर रहे होगे तो ये टेंशन नहीं आपको होगी, उसमें सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे आप, ठीक है, उसमें बनेगी आपके पास HTML फाइल। चलें जी, इसको जरा एंटर कर दूं मैं। लेकिन अब बात क्या है, तस्वीर की बात है ना, HTML तो बन जाएगी लेकिन इमेज कहाँ है हमारा, अहम बात तो ये है। चले मैं एक काम करता हूँ, फोटोशॉप का डर खौफ आपका थोड़ा सा और ख़त्म करते हैं। फोटोशॉप में आते हैं, मैं फोटोशॉप ही खोलता हूँ और यहाँ पर कोई चीज़ बनाता हूँ, कोई छोटी मोटी सी शेप बनाकर उसको इमेज बनाकर उस पर लगा देते हैं, ताकि आपको ये पता लग गया फोटोशॉप में आपने इमेज किस तरह करनी है, ठीक है। खुल गया फोटोशॉप, ठीक है। लो जी, मैं यहाँ से जाता हूँ न्यू पे, ये उसका क्या आ रहा है, साइज आ रहा है। जो नया वर्जन होगा उसमें भी आपके पास पहले साइज की ऑप्शन ही आ रही होती है कि भाई अब किस साइज का पेज लेना है, बल्कि उसमें तो और ज़्यादा फ्रेंडली उन्होंने किया हुआ है कि अगर आप वेब से रेलिवेंट कोई काम करना चाहते हो तो उन्होंने वेब के साइजेस को बिल्कुल अलग से आपको दिखा रहा होता है कि भाई ये वेब के साइजेज हैं, ठीक है। सो मैं चलें जी, इसको साइज़ को मैं रख लेता हूँ फ़िलहाल, मैं चाह रहा हूँ कि 400 बाई 400, मैं कह रहा हूँ 400 पिक्सल्स बाई 400 पिक्सल का एक इमेज बना दें, ठीक है, स्क्वायर शेप सी बन जाएगी एक। रेजोल्यूशन 72 मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम होती है, तो 200 कर लेते हैं इसको, ठीक है, या कुछ बेहतर रेजोल्यूशन कर लेते हैं, बस कोई मसला नहीं है। ओके करें, मैं कोई ख़ास काम नहीं करूँगा यहाँ पे, चाहूँ तो मैं नेट से कोई तस्वीर लाकर इसमें फिट कर सकता हूँ, ऐसे ही है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं कि देखिएगा साहब मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं कुछ और थोड़ा सा बताने लगूँ फोटोशॉप का। हाँ, मैंने की प्रेस की है शिफ्ट बैक स्पेस, ठीक है, शिफ्ट बैक स्पेस की प्रेस की तो क्या ऑप्शन आ गया, फिल का ऑप्शन आ गया आपके सामने। हाँ ओके, तो क्या कह रहा है, फोरग्राउंड कलर के साथ फिल करूँ, बैकग्राउंड कलर के साथ फिल करूँ। जरा एक चीज़ देखिएगा, पहले स्क्रीन पे देखना है आपने, मैं इसको छोटा करता हूँ विंडो को जी। ये आपको बॉटम पे टूल बॉक्स में दो कलर नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं नजर, एक ब्लैक है और एक वाइट है। जो व्हाइट वाला कलर है, ये देखिए मैं माउस व्हाइट पे रखता हूं तो क्या होता है, सेट बैकग्राउंड कलर, और जब मैं ऊपर ब्लैक पे लेकर जाता हूं तो सेट फोरग्राउंड कलर। समझ में आई बात, यानी कि ये वाले जो कलर हैं इनमें से एक बैकग्राउंड कलर है और एक फोरग्राउंड कलर है। तो जब मैंने शिफ्ट बैक स्पेस किया तो उसने कहा कि भाई आप कलर लेना जा रहे हैं, क्या फोरग्राउंड का कलर लेना है कि बैकग्राउंड का कलर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर तो मुझे ब्लैक कलर लेना है, ये वाला, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे कौन सा कलर चाहिए, फोरग्राउंड का कलर चाहिए। और अगर मुझे इस वक्त वाइट चाहिए तो मैं कहूँगा मुझे बैकग्राउंड का कलर चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई मुझे बैकग्राउंड को यूज़ करना है, मैंने क्लिक किया उस पर, मैंने जस्ट वाइट एरिया पे क्लिक किया, जहाँ पे वाइट कलर नज़र आ रहा था, मैंने सिंपल सा वहाँ पर एक क्लिक किया, तो यहाँ पे कलर्स आ गए हैं और मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड रेडिश हो गया। अब मैं अगर शिफ्ट बैक स्पेस करूँ और यहां आकर उसे कहूं कि कलर कर दो भाई, क्या बैकग्राउंड, समझ आ गई बात की? जी नहीं समझ रही, इसमें समझ क्या है, इसमें अब क्या रहेगा, कलर चेंज किया हमने, नीचे से हमने कलर चेंज किया, उस जगह से हमने कलर चेंज किया जिसको वो कह रहा था ये बैकग्राउंड का बटन है ना, वहां पर जाकर मैंने ये वाला कलर असाइन कर दिया। उसके बाद मैं शिफ्ट बैक स्पेस किया तो उसने कहा भाई कौन सा कलर यूज करोगे, मैंने कहा बैकग्राउंड का कलर यूज करूंगा।
उसकी कलर की, जब भी आपको कलर चेंज करना होगा आपने शिफ्ट बैक स्पेस को प्रेस कर देना है, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो ये हुआ, अब एक तरीका और देखते हैं, शिफ्ट बैक स्पेस। ये तो दो ऑप्शन आ गए ना हमारे पास, एक पे क्या लिखा था फोरग्राउंड, एक पे लिखा था बैकग्राउंड, यानी कि ये वाले कलर तो हमने टूल बॉक्स में से यूज कर लिए हैं, ठीक है, टेंशन ना ले, हो जाएगा ठीक, इसको करना करें, इतना टाइम तो वैसे भी मेरे बोलते हुए भी लग जाता है ना वापस आते आते। अब एक ऑप्शन ये है कि बजाय इसके कि मैं वहां जाके कलर चेंज करूं, मैं कहता हूं इसी जगह पे डायरेक्ट कलर पिक कर लूं। हाँ, पहले मैंने क्या किया था, मुझे रेड कलर चाहिए था तो मैंने बैकग्राउंड को रेड किया पहले और फिर मैं इधर आया, ऐसे ही है ना। अब मैं कह रहा हूं भाई इधर से ही कलर पिक कर लेता हूं। वो कैसे पिक करने हैं आपने, ये क्या लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है, चलो सीधे कलर में आ गए। उधर से भी कर सकते हो आप, जहां से आपको आसान लग रहा हो वहां से आप कर लें। अब मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं। चलो होगी खत्म बात। चलिए एक काम और कर लेते हैं ताकि फोटोशॉप में आपको वो काम भी करना आ जाए, टाइपिंग। जरा देखें लेफ्ट साइड पर टूल बॉक्स, टाइपिंग के लिए क्या है, टी बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको पेंट ब्रश यूज करना आता है विंडोज का तो फोटोशॉप को बेसिक तो आप यूज कर सकते हैं। मैं क्या बेसिक फोटोशॉप आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उसी तरह के मेन टूल्स पड़े हुए हैं इसके ऊपर। इस पर क्लिक किया मैंने और इसके ऊपर मैं लिख लेता हूं अपनी, वैसे समझ बूझ के लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा कि क्योंकि इमेज टैग पढ़ा रहा हूं तो तस्वीर पर इमेज लिखने लगा हूं, बल्कि वैसे ही मैं अपनी मर्जी से इस पर लिख रहा हूं इमेज। मेरी बात समझ में आई है, मतलब इसका ताल्लुक टैग से रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वैसे ही मैं एक तस्वीर बना रहा हूं ताकि वहां पर नजर आए तो आपको पता लग जाए कि इमेज के लिए मैंने प्रैक्टिस की है और इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है ये टेक्स्ट लिखने से। मैंने लिख दिया इमेज टैग, ऊपर कलर आ रहा है ब्लैक, कलर भी ब्लैक हुआ हुआ है, तो आपने इसका कलर चेंज करना है तो आपने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है डबल क्लिक करके, ठीक है। हमने इसे सिलेक्ट किया और यहां से ऊपर आए और यहां से जो भी इसका कलर करना है मैं कहता हूं व्हाइट कर दें। चलो जी हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं करते। फोटोशॉप में हमने एक अपना इमेज बना लिया जिसको मैं HTML में जाकर एज ए इमेज डिस्प्ले करूंगा। अब क्या मसला है, सेव करें। मैंने कहा मसला क्या है इसको सेव करना, क्योंकि ये इमेज बनेगा तो HTML में लगेगा। मतलब ये इस वक्त अभी तक ये क्या है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। अभी तक ये क्या है, ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, यानी इसको जब मुझे खोलना होगा, अगर मैं इसे सेव कर लेता हूं तो मुझे दोबारा फोटोशॉप में ही खोलना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसे अपनी वेब पेज के ऊपर इमेज के तौर पर लगाना है, तो मुझे इसे इमेज के तौर पर सेव करना है। इमेज के तौर पर सेव करने के मेरे पास कौन से फॉर्मेट्स हैं, शाबाश बोलें, JPG, PNG या GIF, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने दो में घूमना है, PNG और JPG में, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कोई भी चूज कर लेते हैं। हम यहां से आते हैं फाइल में, फिर यहां से आते हैं सेव एज में आते हैं, ठीक है, और अपने फोल्डर में चले जाते हैं। जी 5 to 6 अब यहां पर आकर हमने फाइल का नाम रखना है। किसका नाम रखना है, कौन सी फाइल का, इमेज फाइल का। ये मेरा इमेज है जिसको मैं एज ए इमेज सेव कर रहा हूं, और आप देख रहे हैं मैं उसी लोकेशन पर ले गया हूं इसको जिस लोकेशन पर मैंने HTML फाइल रखी हुई है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता कि वहां पर एक इमेजेस का फोल्डर हो तो मैं इधर एक फोल्डर बनाकर उसमें सेव कर लूंगा, लेकिन फिर मुझे जब मैं इसका बताऊंगा नाम तो मुझे इसके फोल्डर का भी बताना पड़ेगा साथ, ऐसे ही है ना। तो इसलिए मैं फोल्डर नहीं बना रहा, डायरेक्ट उसी लोकेशन पे, यानी आज की तारीख का जो फोल्डर बनाया था उसी में मैंने HTML रखी है, उसी में मैं इसको रखने लगा। ओके, यहां पर आए जी, चाहे तो JPEG कर लें, चाहे तो PNG कर लें। चलिए जी मैं PNG कर रहा हूं, कर लिया। अब आगे लिखा हुआ आ गया अनटाइटल्ड। यहां पर आपने फाइल का प्रॉपर नाम रखना है। आप अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, आपने कोई तस्वीर बनाई है जो कि आपकी किसी प्रोडक्ट को फोकस कर रही है, ऐसी है ना, तो आपने जो तस्वीर बनाई है उससे रेलिवेंट ही इसका कोई नाम रखें, ठीक है। जैसे फिलहाल हमने क्या बनाई है कि भाई हमने कहा भाई इमेज का टैग पढ़ने लगे हुए थे, तो मैं इसका नाम भी इसी तरह का ही रख लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ इमेज
डैश टैग। फाइल नेम में स्पेस नहीं देनी है आपने, फाइल नेम में डैश लगाना है आपने, ठीक है। अब हमें एक्सटेंशन लगाने की जरूरत है, यहाँ पे कोई बताएगा मुझे? जैसे हम नोटपैड में लिखते थे ना .html, यहाँ HTML तो नहीं बना रहे, यहाँ पर तो PNG बना रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ .png लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि फोटोशॉप आपको खुद से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कहता है भाई मैं PNG बना दूंगा आपको। नोटपैड में हम इसलिए लगा रहे थे कि नोटपैड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, फिर हमने उसे कहा था कि भाई इसको HTML कर दो। तो यहाँ से क्योंकि हमने नीचे से चॉइस ले ली है, टाइप सेलेक्ट कर ली है, तो हमें यहाँ पर अलग से एक्सटेंशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन इसको सेव करें, ओके, इमेज बन गया। जरा फोल्डर में आकर भी चेक करें बना हुआ कि नहीं बना हुआ। ये फोल्डर नजर आ गया मुझे, आ गया इमेज यहाँ पे। अब यहाँ पर दो फाइलें पड़ी हैं, एक HTML और दूसरी इमेज की फाइल, और इस इमेज की फाइल का रेफरेंस देना है मुझे HTML में, क्योंकि मैं IMG यूज कर रहा हूं। IMG का टैग यूज कर रहे हैं ना, इमेज का टैग IMG से लिखा है ना मैंने, ये IMG लिखा हुआ है ना। IMG का टैग क्यों इस्तेमाल हो रहा है? यानी मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे तस्वीर लगानी है, HTML का टैग लगा कर दें, तो कौन सा लगाएंगे? IMG का टैग लगाएंगे। यानी तस्वीर लगाने के लिए पेज में अब देखें, ये हर काम जगह तब्दील होने से तब्दील हो जाएगा आपका। अभी इस वक्त हम कहाँ पे लगा रहे हैं? पेज पे लगा रहे हैं। पेज का मतलब बॉडी में, तो बॉडी में जब तस्वीर लगानी है तो क्या यूज करना है? IMG का टैग यूज करना है, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे SRC लिखा है हमने, नाम क्या रखा था मैंने इमेज का? इमेज डैश, आई थिंक सो इतना ही था, .html। गुड, मैं चाहता हूँ सारे इस तरह एंगेज हुआ करें। इस तरह एंगेज होंगे तो फिर आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। खामोश रहना तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्या होना चाहिए यहाँ? इमेज डैश टैग लगा दिया मैंने, .html जो लिखा है मैंने, आप कह रहे हैं यहाँ .html नहीं होना चाहिए, है ना, ये कह रहे हैं ना, तो फिर क्या होना चाहिए? हाँ, जो आपने फाइल बनाई है भाई, इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। आपने टाइप क्या रखी थी? इसकी PNG रखी थी ना, तो PNG की जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन है PNG, तो आपने HTML की जगह क्या लिखना है? ये वो छोटी छोटी गलतियां जो आप घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो करेंगे आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन्हें फोकस करें ताकि आपको पता होगा ये गलती आपसे हो रही है। गलतियों को अंडरस्टैंड करना सीखना है आपने, मतलब गलतियों को फाइंड करना सीखना है कि आपको खुद से पता लगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं। होगी बात खत्म? अच्छा, अब ये टैग कौन सा है? IMG का है ना। IMG के टैग में जी, IMG का टैग है ना ये, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, इतना तो समझ आ गया होगा ये IMG का टैग है? क्यों है, किस लिए है? इस टैग का पर्पस क्या है? मतलब तस्वीर लगाना। अच्छा, अब इसके अंदर अभी मैंने सिर्फ एक बात लिखी है। क्या लिखी है मैंने? SRC इक्वल्स टू फाइल नेम, ऐसे ही है। SRC इक्वल्स टू इमेज फाइल नेम, यही लिखा है ना। सो जब हम टैग के अंदर कोई ऑप्शंस दे रहे होते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि टैग के अंदर कोई भी टैग हो, HTML का कोई भी टैग हो, जब उस टैग के अंदर आप ऑप्शंस देते हैं तो उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने इमेज का एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया। मैंने कहा इमेज के अंदर जब हम कोई ऑप्शन, अब ये तो सबको समझ आ रहा है कि इमेज के अंदर मैंने एक ऑप्शन लिखी है, नहीं समझ आ रहा है? इमेज के अंदर एक ऑप्शन लिखी है, कौन सी ऑप्शन है? पूरी बताए ना ऑप्शन क्या है? SRC इक्वल्स टू इमेज नेम, ये है ना ऑप्शन। जब आप किसी टैग के अंदर कोई और चीज बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट। यानी ये क्या है? इमेज का एट्रीब्यूट है, यानी इस टैग का ये एट्रीब्यूट है। नहीं, ये PNG फाइल का फॉर्मेट है, इमेज टैग PNG फाइल नेम है, SRC इक्वल्स टू इमेज टैग डैश .png, ये पूरे का पूरा क्या है? ये एट्रीब्यूट है। यानी कोई ऑप्शंस दें हम किसी भी जगह पर HTML के अंदर टैग में, तो उसे क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। तो अभी हमने इमेज का एक एट्रीब्यूट, जैसे मिसाल के तौर पर आपने H1 का एक टैग पढ़ा था ना? उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स थे?
शाबाश, बताएं जरा। H1 में थे एट्रीब्यूट और ना एक टैग की बात करो, आपने तो 6 के 6 टैग ही बता दिए। मैं कह रहा हूँ इमेज का जो एक टैग था, क्या उसमें एट्रीब्यूट थे? कोई एट्रीब्यूट था? नहीं था। हाँ गुड, उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं था, वो तो सिंपल टैग था। मैंने क्या लिखा था? H1, नीचे टेक्स्ट लिख दिया था बंद करके उसको, यानी मैंने H1 लिख के उसे क्लोज कर दिया था एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका कोई एट्रीब्यूट है? नो, उसका तो कोई भी एट्रीब्यूट नहीं था। समझ आई बात की? मतलब एट्रीब्यूट क्या है कि किसी टैग के अंदर जो और मजीद चीज़ें आप बता रहे होते हैं, मजीद जो ऑप्शन बता रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ये बहुत अहम बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने टैग्स को पढ़ना है एसईओ के हवाले से, तो हमें उनके एट्रीब्यूट्स को ही तो चेंज करना है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको सिर्फ एक एट्रीब्यूट बताया इमेज का, एक ही बताया ना, कौन सा है? फाइल नेम का। और इसके लिए हम यूज़ क्या किया है? SRC। ठीक है, चले इसको फिलहाल मैं बंद करता हूँ, इसके भी और एट्रीब्यूट्स भी हैं, लेकिन अभी मैं इसको एक एट्रीब्यूट के साथ बंद करता हूँ, दोबारा इसमें आएंगे और बाकी के एट्रीब्यूट देखते हैं। SRC स्टैंड फॉर सोर्स, यानी कि बता रहे हैं ना फाइल आई है, तो कौन सा सोर्स है? सोर्स के आगे उसका हमने नाम बता दिया। ठीक है, और यहाँ आकर मैंने ये इसे क्लोज कर दिया। अब हम जरा इस फाइल को सेव करते हैं। हो गई सेव? चलें अब इधर आए वापस और इस फाइल को चला रहे हैं। आ गया इमेज? ठीक हो गया। साइज अभी हमने मेंशन नहीं किया, फोटोशॉप में आपने इसको जितना बड़ा बनाया है, इसने उतना बड़ा ही आपको साइज दिखा दिया। ठीक है, हम इसका साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा अब आगे आते हैं, जरा इसके अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं। जब मैं एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मैं किसी एक ही टैग पे हूँ, उसकी ऑप्शंस देख रहा हूँ, ऐसे ही ना आसान अल्फाज में, यानी किसी एक टैग की कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये बात कर रहे हैं। तो अभी हमने इस टैग की एक ऑप्शन देखी है, कौन सी? SRC। ठीक है, अच्छा सबसे पहला जो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है वो ये है कि भाई आपने जो फाइलों के नाम लिखने हैं ना, ठीक है, वो नाम आपने अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से लिखने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक बैनर डिज़ाइन किया, जैसे भी ये बैनर एक बैनर सा बना हुआ है, छोटा सा तस्वीर बनी है, और उसके ऊपर मैंने ऑफर लगाई हुई है कि हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसकी आउटलाइन लगी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड जो लिखा हुआ है कि भाई लोग जो है ना वो लिखते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे फाइल का क्या नाम रखना चाहिए? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। बात समझ में आ गई? यानी आप जो काम कर रहे हैं वेबसाइट के हवाले से, आपने अपनी जो फाइल ऐसे नहीं करना कि एक फाइल का नाम A है तो एक का B है तो एक का C है तो एक का D है, एक का अली रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं नाम रखने। नाम कैसे रखने हैं? जो उन फाइलों के पर्पसेस हैं। ठीक है, ये एक एसईओ का फैक्टर है। हाँ, उसके अंदर हमने, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर हमें कीवर्ड को ऐड करना है, कीवर्ड को उसके अंदर लेकर आना है, ताकि पता लगे कि भाई हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जहां जाए उसे कीवर्ड नजर आए। हमारी पूरी वेबसाइट में कोई भी चीज कीवर्ड से रिकॉग्नाइज हो रही हो। ठीक है, इमेज हो गया, SRC हो गया। अब हम एक और अहम एट्रीब्यूट इसका देखने लगे और वो है ALT। ALT स्टैंड्स फॉर, सबको पता है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मतलब है कि भाई अगर तस्वीर नजर ना आए तो क्या नजर आए? ठीक है, मतलब एक तस्वीर नजर क्यों नहीं आएगी भाई? अब दूसरी बात तो ये है ना सोचने वाली कि तस्वीर नजर क्यों नहीं आएगी? तस्वीर नजर इसलिए भी नहीं आ सकती कि भाई जितना टाइम उसने लोड होने में लेना था ना, तस्वीर बहुत हैवी थी, तो वो लोड करता रहा, तो काफ़ी टाइम उसने वेट किया, उसके बाद लोड नहीं हुई। तस्वीर लोड नहीं हुई तो इसका मतलब है तस्वीर नज़र नहीं आई, बाकी का सारा कंटेंट नज़र आ गया वेब पेज का। लेकिन सिर्फ ऐसा होता है ना, अक्सर ऐसा होता है। और जहाँ तस्वीर नज़र, ऐसा कई लोगों के साथ तो अभी हो रहा है जिनके लोगो नहीं लग रहे है ना, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि उनकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही है लेकिन पीछे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। वो बेसिकली ALT का एट्रीब्यूट है। अब ये जो ALT एट्रीब्यूट है, यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है, इसके दो पर्पस हैं, यानी कि ये टेक्स्ट दो लोगों को, दो जगहों पर इसकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 यूज़र के लिए, मतलब एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आया, आपकी वेबसाइट लोड हो गई मगर आपका इमेज लोड नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इमेज लोड नहीं हुआ तो क्या नज़र आएगा? टेक्स्ट नज़र आएगा जो ALT में आपने दिया होगा। इस टेक्स्ट की लेंथ आपने 120 कैरेक्टर रखनी है। ठीक है, इस टेक्स्ट की लेंथ हमने कितनी रखनी है? 120 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। अब ये बात तो होगी यूज़र के लिए,
अब मैं एक नई टर्म इस्तेमाल करने लगा जो आपकी एसईओ के साथ है। जब हम अब पढ़ रहे हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता एसईओ की चीज़ों को साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। ये तो हो गया यूजर्स के लिए। आपकी वेबसाइट ने रैंक करना है ना, तो यूजर्स ने तो नहीं उसे रैंक करवाना, किसने करवाना है? एडमिन। और शाबाश, अपने अपने आइडिया शेयर करें। एसईओ तो ठीक है, आप सही कह रही हैं, लेकिन कौन है वो? ठीक है, शाबाश, अपने बोल दो यार जो नया है। कोई कह रहे पीक सोल्यूशन ने करवाना है, कोई कहते हैं सदर गोल चक्कर ने करवाना है, पीके चमन है, कुछ ना कुछ बोल दो जरूर। ना खामोश ना रहो, खामोश ना रहे, कुछ बोले जो समझ में आ रहा है। हमने कुछ करना है। आपकी वेबसाइट को रैंक कौन करवा रहा है? आपकी वेबसाइट ने कहाँ पे रैंक होना है? गूगल पे। आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना है गूगल ने, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली इंफॉर्मेशन मैं गूगल को भी दे रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन एक तो मैंने यूजर्स के लिए दी, यूजर ने तो वो चीज़ देख ली ना, बस क्या देखा यूजर ने? जो उसके सामने आया, उसने कहा ये तस्वीर तो चली नहीं है, ठीक है, उसकी जगह उसे टेक्स्ट नजर आएगा, उसका कोई फायदा भी नहीं है ना। लेकिन ये हमने कम से कम कहा कि पता तो लग जाए किसी को था क्या यहाँ पे, बिल्कुल ही खाली जगह ना आ जाए। अब गूगल ने क्या करना है? गूगल बेसिकली क्या करता है, लिस्टिंग कैसे बनाता है? इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि मैं गूगल हूँ और आप वेबसाइट है, हाँ, तो आप लोग मुझसे महीना भर पढ़ने लगे हुए हैं। एंड पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कि भाई कौन सा स्टूडेंट जो था वो टाइम पर आया था, किस स्टूडेंट ने मेरी पूरी क्लास ली, और उसके बाद जब मैंने अगले दिन क्वेश्चंस किए तो किस स्टूडेंट को मेरी बातें समझ में आई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोज़ाना लिस्ट बनाता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की। आज कुछ लड़कों के नाम लिख लिए, 5 7 8 लोगों के नाम लिखे, कल फिर नाम लिखे, अगले दिन फिर नाम लिखे। 10 दिनों के बाद मैं कहूँ देखूँ यार जरा बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, मैं देखूँगा कौन सा नाम है जो सबसे ऊपर आ रहा है बार बार। फिर मैं देखूँगा कौन सा नाम दूसरे नंबर पर आ रहा है। क्या किया मैंने? इंडेक्सिंग कर लिया, आपकी इंडेक्सिंग की है ना। सेम इसी तरह जब आपकी वेबसाइट नेट पर चल रही है तो गूगल उनको इंडेक्स कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहा है? उसको मैंने इंडेक्सिंग पहले की है कि आपके नाम पहले लिखे हैं? पहले नाम लिखे। सो जो आपका नाम लिखने का काम है, इसको हम बोलते हैं क्राउल करना, यानी वो क्राउलिंग कर रहा है आपके पेज के ऊपर, मतलब आपके पेज को देख रहा है रोजाना। हो सकता है ये उसका मामला है कि वो रोजाना आता है, एक दिन में 2 दफ़ा आता है, 4 दिनों में 1 दफ़ा आता है, 1 हफ्ते में 5 दफ़ा आता है, 1 हफ्ते में 1 दफ़ा आता है, कि महीने में 1 दफ़ा आता है। अब वो क्राउल करता है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाने लगे हुए हैं, उन सबको देख रहे हैं ना। कैसे देख रहे हैं? कीवर्ड की वजह से, कीवर्ड से पहचान रहे हैं ना ये कौन सी वेबसाइट्स है। तो अब उनकी क्या हो रही है? क्राउलिंग में आ रही है वो वेबसाइट, तो उसकी इंडेक्सिंग होनी शुरू हो गई। ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैं गूगल को भी दे रहा हूँ कि भाई इसकी बेस पर मेरे इमेज को भी रैंक करा दो, और मेरा इमेज रैंक होगा तो मेरी वेबसाइट रैंक होगी। समझ ये बात क्या बताया मैंने? यानी इसका मतलब आपको पता लगा कि एसईओ में इसकी इंपॉर्टेंस का, यानी आपकी तस्वीर में वेबसाइट में 10 तस्वीरें हैं, तो क्या ख्याल है आपको उन्हें ऑप्टिमाइज करना चाहिए? ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर मैंने क्या बताया आपको कि इमेज का नाम, ठीक है ना, कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए। नंबर 2 उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आपने लिखना है 120 कैरेक्टर में। जरूरी नहीं है कि 120 में ही लिखें, आपका कीवर्ड अगर पहले खत्म हो गया तो कोई बात नहीं है, तो आप 2 नाम लिख लें, 2 कीवर्ड्स दे दें। अगर आपको लग रहा है कि छोटे छोटे कीवर्ड्स थे, 3-3 वर्ड्स के आपके कीवर्ड्स थे, तो आप 120 की लेंथ पूरी कर लें। ना दें, आप कहते हैं नहीं मैंने एक को ही फोकस करना है, तो आप एक ही लिख दो। जैसे मैं लिखूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, लिख दिया मैंने 120 कैरेक्टर्स के अंदर। अब ये किसके लिए है? ये गूगल के लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आल्ट का एट्रीब्यूट 2 लोगों के लिए, यूजर्स के लिए और गूगल के लिए। समझ आ गई? चलो जी, अब हम यहां लिख लेते हैं इमेज टैग। फॉर एग्जांपल हमने इसको अपने काम के साथ, और मैं जब भी कोई टेक्स्ट लिखता हूं तो आप नोट कर रहे हैं क्या करता हूं? क्या करता हूं? जब मैं टेक्स्ट लिखने लगता हूं तो क्या करता हूं? डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट लिखता हूं, ठीक है। जब भी मैंने कोई टैग के अंदर या एट्रीब्यूट में टेक्स्ट लिखना होता है, यानी IMG को डबल कोट्स में लिखा है मैंने? नो, मेन टैग को डबल कोट्स में नहीं लिखा, जो एक्सप्रेशन दे रहा हूं वो डबल कोट में लिख रहा हूं। यानी आर का एक्सप्रेशन डबल कोट में लिखा, SRC का एक्सप्रेशन डबल कोट में लिखा। एक्सप्रेशन मतलब क्या है? उसके अंदर जो कंडीशन बता रहा हूं, जो नाम लिख रहा हूं, उसको मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूं। हाँ जी, ठीक हो गया? समझ आ गई इतनी? एक और एट्रीब्यूट देखें इसका,
टाइटल, टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? अब अभी मैं क्रॉस पे माउस रखूंगा तो क्या होगा? क्या हुआ है? क्लोज लिखा हुआ आ गया ऊपर। ये टाइटल है, यानी जब मैं इमेज के ऊपर माउस रखूं तो उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जिससे पता भी लग जाएगा भाई ये चीज़ क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक एसईओ का फैक्टर है। इसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल। इसके अंदर भी आप नाम लिख सकते हो, इसमें भी हम नाम लिख सकते हैं। लो जी, इधर भी मैंने लिख दिया इमेज टैग। चलो, बात खत्म हो गई। इसको चलाएं। आ रहा है ऊपर इमेज टैग लिखा हुआ? वो टाइटल है कि आल्ट है? टाइटल है। आल्ट कहाँ है? आल्ट तो नजर ही नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि इमेज शो हो रहा है। ये क्या किया मैंने? क्यों किया भला ये? हैं? डिफरेंस क्रिएट क्यों किया भाई? ये क्या राय है आपकी, क्यों किया? खुल के बताएं, डरे ना, खुल के बात कीजिए। मैं जोर से बोलता हूँ, आप भी तेज बोला करें, कोई मसला नहीं। आर्ट की ऑप्शन आ जाए इसलिए आएगा, इमेज ना आए। मैंने इमेज का नाम ही चेंज कर दिया, ये इमेज तो है ही नहीं है। इमेज तो किसी और नाम से था ना, तो इसका मतलब एरर आना चाहिए ना। अब तो इमेज को लोड नहीं होना चाहिए। एरर का मतलब यही है। एरर का मतलब यहाँ पर क्या है कि इमेज लोड नहीं होगा, बस यही एरर है, इससे ज़्यादा कोई एरर नहीं है। क्यों कर रहा हूँ? गुड, अच्छी शॉट खेली आपने। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे भाई? किसी को पता मैंने ये क्यों किया? गुड, सही हो गया, सही कहा मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपको पता लग जाएगा जब तस्वीर लोड नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा इसलिए किया है कि आपको पता लग जाएगा तस्वीर नहीं लोड होती तो क्या होता है। और आर्ट कब आता है? कब आता है? जब तस्वीर लोड नहीं होती है। ठीक है, सेव किया मैंने। अभी मैंने तो ये गलत लिखा। मिसाल के आप फाइल नेम गलत लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये फाइल जहाँ हो ही ना, इसकी लोकेशन चेंज हो, फिर भी तो यही आएगा ना। मतलब उसको फाइल नहीं मिली, सिंपल सी बात तो ये है, तो उसको इस जगह से फाइल मिली नहीं है। हो गया चेंज? क्या लिखा हुआ आ रहा है? इमेज टैग। सिर्फ इमेज टैग ही लिखा हुआ आ रहा है बस। और ये इमेज टैग बेसिकली क्या था? यही था आल्ट, यही था ना आल्ट टेक्स्ट। चलो, कोई अजीम आदमी इसको ठीक कैसे करें, बताएगा मुझे? ये जो 1 2 3 इसके इर्द गिर्द लगाया है, इसको जरा हटा दें, ये जरा समझने के लिए लगाया। और जिन लोगों के लोगो नजर नहीं ना आ रहे, वो कोई इसी तरह की मिस्टेक कर रहे हैं। मैं कह, जिनके लोगो नज़र नहीं आ रहे हैं ना, बेसिकली कोई इसी टाइप की कोई मिस्टेक है, कोई नाम की मिस्टेक हो रही है। या नाम की हो रही है या एक्सटेंशन। मिसाल के तौर पर मैं नाम यही रहने दूं और एक्सटेंशन जेपीजी कर दूं, फिर भी एरर आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए कि फाइल फिर चेंज हो गई है, फाइल फिर तब्दील हो गई, तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कोई मिस्टेक हो रही है जिनके इमेज शो नहीं हो रहे। हाँ जी भाई, समझ में आ गया? इमेज को देखा हमने, और ये भी हमने देखा कि इमेज की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि आपको कोई वेबसाइट मिली है, हाँ जी, कुछ कहना चाह रही है? फाइल नेम जो है, हमारा जो फाइल है वो भी बड़ी है। मिसाल के तौर पर मेरी फाइल जो है ना वो 800 किलोबाइट्स की है, या मेरी फाइल 1 MB की है, तो इसका क्या मतलब होगा? लोड होने में टाइम लेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको कंप्रेस भी करना चाहिए, फाइल को भी कंप्रेस करें, यानी कि फाइल का साइज भी छोटा करना चाहिए। नहीं, कंप्रेस करना, कॉम्प्रिहेंसिव कुछ और चीज़ है। फाइल का कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि तस्वीर मेरी है, जैसे आप अक्सर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें अपनी फ़ोटो लगाते हैं, कहता है ना भाई 40 किलोबाइट से बड़ी फ़ोटो ना हो, कहता है ना, इसलिए कहता है कि भाई साइज़ छोटा रखना है आपने। सेम इसी तरह आपने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उसका साइज़ छोटा रखना है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं रखना कि वो पिक्सल्स ख़राब हो रहे हों। ठीक है, एक हद तक छोटा रखना है। सो इसके लिए एक तो फोटोशॉप में जाकर हम वहाँ से फाइल छोटा कर लेते हैं, पता लग जाता है हमें फाइल सेव करते हुए। जैसे अभी मैंने साइज़ क्या रखा था, 400,
तो अगर मैं 400 की बजाय इसको 300 बाई 300 कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है? फाइल के साइज को कैसे छोटा करते हैं, चले मैं आपको इसी फाइल को छोटा करके बता रहा हूँ, ये भी आपको पता लग गया फोटोशॉप में। हाँ जी, कहाँ जा रहा हूँ? इमेज में जा रहा हूँ सीधा डायरेक्ट यहाँ से। हाँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज साइज। ठीक है, इमेज के अंदर ऑप्शन कौन सी है? आ रहा है 400, वही आ रही है सब कुछ। मैं कहा सब कुछ वही चीज़ें आ गई जो मैंने सेट की थी शुरू में। मैं कहता हूँ भाई इसको कर दो 200 बाई 200 जी। क्या कहता है? 117 बाई 2K वॉज 468। छोटा हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहा छोटा हो गया, 468 शो कर रहा है ना। कहता पहला साइज इसका ये था और अब ये कितना होने जा रहा है? 117। 400 से 117 पे आ गया, छोटा हो गया। कोई बात नहीं, ये हमारा मसला। ठीक है, ये अब आपने खुद करना है ना। आपने छोटा करना सीख लिया, अब आपकी चॉइस है कितना छोटा करना चाह रहे हो, खुद करेंगे आप। ठीक है, ठीक है, हो गया छोटा। अब जरा वेबसाइट पे आए, यही है, यही है। हाँ भाई क्या हो गया? एरर हुआ। मैंने फाइल सेव की फोटोशॉप में कि नहीं की? नहीं की अभी तक। तो फाइल, अब आप देखें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता फोटोशॉप करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना हमें चाहिए। आप अगर इतना टारगेटेड करते जाएंगे तो आपका काम होता जाएगा साथ साथ। हाँ जी, यहाँ है क्या थी? PNG थी। अब अगर नहीं चलेगा तो आप लोगों ने मुझे बताना है क्यों नहीं चल रहा। हाँ यही थी फाइल। हाँ एक मिनट, वो भी देख लेते हैं अभी। पहले एक बार चलाकर देखें। हाँ नहीं, अभी नहीं चल रही है। यहाँ सेव नहीं किया। चलो जी, अब देखते हैं। चलो जी, हो गए एक्सपर्ट। खुद ही निकालिए ना गलतियाँ सारी। आपको गलतियाँ खुद निकालनी आनी चाहिए अपनी। बस गलतियाँ खुद निकालेंगे तो अपने फॉल्ट खुद पकड़ना शुरू हो जाएंगे। बस उसके लिए क्या चीज़ है कि हर चीज़ का पता होना चाहिए आपको। अब ज़रा इधर वापस आते हैं। ये मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है जी, नहीं मैंने कहा ज़रा आपको एक ही स्क्रीन पे नज़र आए सब कुछ। 2 लाइनों में ले गया हूँ कोड को। जी 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 प्लीज़।